अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है डाइजेशन इन ह्यूमन, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम डाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स जैसे कि ओरल कैविटी और ईसोफेगस के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो अगर हम डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन यानी कि हाजमा, तो इसकी अगर हम बात करें कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें डाइजेशन की कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड का प्रोसेस, जिसमें के मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद खुराक इस शक्ल में तब्दील हो जाती है कि वो फिर जज्ब यानी कि एब्जॉर्ब हो सकती है इंसानी जिस्म के हर सेल में। तो इंसानों के अंदर डाइजेशन के लिए एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह शामिल होते हैं। और क्या होता है डाइजेशन में कि मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें क्या होता है जो हम खुराक खाते हैं यानी फूड खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ होती है मुख्तलिफ एंजाइम्स और एसिड्स की मदद से। और क्या होता है केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और उसके बाद फूड जो है उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स या टुकड़े होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हर सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, तो हर सेल को मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी किससे आती है? फूड से। और फूड किस शक्ल में हो, तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हर सेल में, जब फूड होता है सिंपल अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स की शक्ल में। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि जो इंसान के इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है उसमें ये अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैट्स, विटामिन्स वगैरह एज सच इस शक्ल में अवेलेबल नहीं होते, बल्कि वो हिस्सा होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स का। लार्जर मॉलिक्यूल्स में कौन से शामिल हैं? जैसे प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स वगैरह हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स किस में मौजूद होते हैं? खुराक में। यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट से हम खुराक या फूड लेते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन वो इसी शक्ल में इंसानी सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, बल्कि वो जब अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स वगैरह और लिपिड्स वगैरह की शक्ल में होंगे तब वो हर सेल के अंदर जज्ब हो सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, तो वो डाइजेस्ट हों यानी कि उनकी तोड़ फोड़ हो और वो फिर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील हों, तब ही वो हर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं।
तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? ये होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के थ्रू ये सारा अमल होता है, जिसमें कि फूड अवेलेबल हो जाता है हर सेल को। तो अगर हम बात करें डाइजेशन के प्रोसेस की, तो डाइजेशन के प्रोसेस में मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो वो कौन कौन से फेजेस होते हैं वो हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन का प्रोसेस। इंजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि फूड को लिया जाता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को क्या कहते हैं? इंजेशन का प्रोसेस। उसके बाद आता है डाइजेशन का प्रोसेस। अब डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? डाइजेशन के प्रोसेस में जो हमने फूड ले लिया होता है इंजेशन के प्रोसेस से, उसकी ब्रेक डाउन होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस तब्दील हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसके बाद क्या होता है कि जो सिंपलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं डाइजेशन के नतीजे में, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि लिम्फ में। लिम्फ क्या होती है? लिम्फ आर्टरीज के अंदर मौजूद कैविटी होती है, और आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं। उनके अंदर जो कैविटी होती है वहाँ तक उसको कहते हैं लिम्फ, और वहाँ तक क्या जाता है? डाइजेस्टेड फूड, ताकि वो खून के ज़रिए या ब्लड के ज़रिए जिस्म के हर सेल तक पहुँच सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब एब्जॉर्प्शन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? एसिमिलेशन का प्रोसेस। एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एसिमिलेशन के प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो ग़ज़ाई अज्जा होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हर टिश्यू या हर सेल का पार्ट बन जाते हैं, यानी कि वो खून के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं और उनका हिस्सा बन जाते हैं, जो कि बाद में हर सेल इस्तेमाल करता है अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डेफिकेशन का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? जो हम खुराक खाते हैं तो उसकी डाइजेशन के बाद जो बच जाती है, यानी जो अनडाइजेस्टेड, जो जिसकी डाइजेशन नहीं होती, तो वो क्या होता है? फुजला, यानी कि वो फीसेस होते हैं जो कि एलिमिनेट होते हैं, यानी कि जिस्म से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को डेफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इन सारे फेजेस को हम एक डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जिसके अंदर ओरल कैविटी शामिल है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह शामिल है। तो उसमें मुख्तलिफ फेजेस होते हैं डाइजेशन के। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? डाइजेशन का मतलब होता है हजम करना। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन का प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल से होता है। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें शामिल है? एलिमेंट्री कैनाल में शामिल है ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम बात करें ओरल कैविटी की, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट होता है। तो अगर हम बात करें डाइजेशन की कि ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है और क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है, तो हम इसको एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो ओरल कैविटी की अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी होती है ऐसी कैविटी जो कि माउथ के, यानी कि मुंह के पीछे वाक़ होती है। कैविटी का क्या मतलब होता है? स्पेस, यानी कि खाली जगह। तो ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसा कि हार्ड पैलेट है, चीक का म्यूकोजा है, यानी कि जो चीक्स हैं, हमारे जो गाल होते हैं उसकी इंटरनल जो लाइनिंग होती है वो हिस्सा ओरल कैविटी में शामिल है, टीथ, टंग और फ्लोर ऑफ माउथ। तो ये पार्ट्स होते हैं ओरल कैविटी के। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ ओरल कैविटी का कि ये कैसे अपना किरदार अदा करता है डाइजेशन में, तो सबसे पहला प्रोसेस जो डाइजेशन में होता है वो होता है फूड सिलेक्शन का। तो
तो फूड सिलेक्शन फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन के प्रोसेस के स्टार्ट होने में, यानी कि सबसे पहले डाइजेशन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और फूड सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है किसकी मदद से, सेंस ऑफ स्मेल। यानी कि अगर फूड अच्छा है, अगर उसकी खुशबू अच्छी आ रही है तो हम वो खुराक खाते हैं। और देखने से, यानी कि वियन से, अगर खुराक या फूड देखने में अच्छा है तो हम वो फूड खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब एक दफ़ा हम खुराक का नवाला ले लेते हैं अपने मुंह में, यानी कि ओरल कैविटी में, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन। तो मेस्टिकेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, ओरल कैविटी में। मेस्टिकेशन का क्या मतलब होता है, मेस्टिकेशन का मतलब होता है खुराक को चबाना। और खुराक कैसे चबाई जाती है, खुराक चबाई जाती है दांतों की मदद से। और खुराक का चबाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खुराक अगर फूड का जो नवाला है तो वो अगर इसी तरह अनच्यूड रहे, यानी कि उसको चबाया हुआ ना हो, तो वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि फेरिंक्स और ईसोफेगस में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। तो इसलिए मेस्टिकेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है, मेस्टिकेशन के प्रोसेस में खुराक को चबाया जाता है। तो मेस्टिकेशन के प्रोसेस को च्यूइंग का प्रोसेस भी कहते हैं, यानी खुराक का चबाना। इसके बाद क्या होता है, ओरल कैविटी के अंदर खुराक, यानी जो मेस्टिकेटेड फूड होता है, जो चबाई हुई खुराक होती है, उसको लुब्रिकेट किया जाता है। और लुब्रिकेशन का क्या मतलब होता है, लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि अब खुराक के साथ वाटर और म्यूकस भी शामिल हो जाता है। इसके बाद लुब्रिकेशन के बाद क्या होता है कि लुब्रिकेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी होती है फूड की। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि खुराक की मज़ीद तोड़ फोड़ का अमल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ओरल कैविटी में ये प्रोसेसेस होते हैं ताकि खुराक बड़े साइज से छोटे साइज में तब्दील हो जाए, यानी कि वो उसके टुकड़े हो जाएं, छोटी छोटी हो जाए। तो जब मेस्टिकेशन, लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो फूड, यानी कि जो हमने नवाला लिया होता है खुराक का, वो तब्दील हो जाता है बोलस में। तो बोलस क्या होता है, बोलस होता है स्मॉल, छोटा, सफेरिकल, गोल और स्लिपरी मैस। यानी कि जो खुराक हमने ली अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गई है। इसके अलावा उसके अंदर लुब्रिकेशन का प्रोसेस हुआ, यानी कि पानी और स्लाइवा शामिल हुआ है। तो अब वो एक स्लिपरी सा मैस बन गया है। और स्लिपरी मैस का क्या फ़ायदा होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट में आसानी से मूव कर सकता है। तो अगर हम बात करें स्लाइवा की कि लुब्रिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो लुब्रिकेशन का प्रोसेस होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स की मदद से। और स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं ओरल कैविटी के अंदर। अब अगर हम बात करें स्लाइवरी ग्लैंड की, तो इसको हम समझने के लिए एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर ओरल कैविटी में मौजूद स्लाइवरी ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। तो अगर हम बात करें स्लाइवरी ग्लैंड्स की, तो 3 पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, जो कि ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं। और ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कि कानों के सामने मौजूद होता है। जो दूसरा ग्लैंड होता है स्लाइवरी ग्लैंड, वो कौन सा होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये नीचे वाले जॉस के नीचे प्रेजेंट होता है। यानी कि जॉ, जबड़ा, जो अपर जॉ होता है और लोअर जॉ होता है, जो नीचे वाला जॉ होता है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, वहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड मौजूद होता है। और जो तीसरा ग्लैंड होता है जिसको सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, वो टंग, यानी कि जबान के नीचे मौजूद होता है। तो ये तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये तीनों ग्लैंड्स ओरल कैविटी के अंदर स्लाइवा स्क्रीट करते हैं। तो अगर हम बात करें स्लाइवा की कि स्लाइवा क्या होता है, तो स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है ज़्यादातर पानी और म्यूकस। इसके अलावा इसके अंदर, यानी स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। और स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्लाइवरी एमाइलेज करता है स्टार्च की डाइजेशन। और स्टार्च क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है,
ओरल कैविटी के अंदर। तो अगर हम बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस स्लिपरी सा सब्सटेंस होता है। तो इससे क्या होगा कि फूड की लुब्रिकेशन में आसानी होती है, यानी कि फूड इस फॉर्म में आ जाता है वाटर और म्यूकस की मौजूदगी में कि अब वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बोलस होता है वो ओरल कैविटी से आसानी के साथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि फेरिंग्स और इसोफेगस में आसानी से गुजर सकता है। इसोफेगस के जरिए ये फिर स्टमक में जाएगा जहाँ पे फूड की डाइजेशन होगी। तो अगर हम ओरल कैविटी के रोल को समराइज करें, यानी कि इसकी समरी बयान करें, तो ओरल कैविटी का रोल क्या है? ओरल कैविटी का रोल है कि ये फूड को क्या करेगा? मेस्टिकेट करेगा, यानी कि खुराक के चबाने का अमल यहाँ से स्टार्ट होगा ओरल कैविटी से। उसके बाद खुराक यानी फूड की लुब्रिकेशन होगी और उसके बाद उसकी केमिकल डाइजेशन भी होगी, वो मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगा और फूड कन्वर्ट हो जाएगा बोलस में। और बोलस क्या है? बोलस स्मॉल स्लिपरी मैस है जो कि फेरिंक्स और इसोफेगस से आसानी से गुजर सकता है। इसके अलावा खुराक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है उसकी डाइजेशन, यानी कि उसके अंदर जो स्टार्च वाला पार्ट है, तो उसकी डाइजेशन भी ओरल कैविटी में स्टार्ट होती है। और ओरल कैविटी में क्या मौजूद होता है? ओरल कैविटी में मौजूद होता है स्लाइवा, और यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा को सिक्रीट करेंगे ओरल कैविटी में, और उसके अंदर एक एंजाइम्स होता है स्लाइवरी एमाइलेज जो कि क्या करेगा? स्टार्च की डाइजेशन को स्टार्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाइजेशन इन ओरल कैविटी के बारे में। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन फेरिंग्स एंड इसोफेगस। तो अगर हम बात करें फेरिंग्स और इसोफेगस की, तो फेरिंग्स और इसोफेगस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें फेरिंग्स की कि फेरिंग्स कौन सा पार्ट होता है, तो फेरिंग्स पार्ट होता है थ्रोट का, यानी कि टेक्निकली थ्रोट या जिसे हलक या गला कहते हैं उसको फेरिंग्स कहते हैं। तो ये थ्रोट का पार्ट होता है जो कि कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है माउथ और नेजल कैविटी के पीछे। या जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये ओरल कैविटी या माउथ है और नेजल कैविटी के पीछे फेरिंग्स लोकेटेड होता है। और ये कहाँ पे होता है? जिसे हम थ्रोट रीजन कहते हैं, यानी कि हलक कहते हैं। तो इसोफेगस कहाँ पे मौजूद होता है? इसोफेगस फेरिंग्स के बाद आता है जो कि फूड पाइप भी कहलाता है। तो अगर हम बात करें फेरिंग्स की कि फेरिंग्स का क्या रोल है डाइजेशन में, तो हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि फेरिंग्स में का क्या रोल है डाइजेशन के अंदर। तो फेरिंग्स में क्या होता है? तो जब फूड फेरिंग्स में एंटर होता है, यानी कि ओरल कैविटी से जब बोलस को पुश किया जाता है फेरिंग्स में, तो अगर हम बात करें बोलस की, तो बोलस क्या है? बोलस है स्मॉल मिक्सचर ऑफ फूड एंड स्लाइवा, जो कि ओरल कैविटी के अंदर जब फूड की लुब्रिकेशन होती है और उसकी मेस्टिकेशन यानी च्यूइंग का प्रोसेस होता है तो फूड बोलस में कन्वर्ट होता है। अब जब माउथ कैविटी से फूड पुश किया जाता है फेरिंग्स के अंदर, तो इस वक्त क्या होता है? एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, यानी कि एपिग्लॉटिस की जो ओपनिंग होती है वो ग्लॉटिस को कवर कर देती है। अब अगर हम बात करें एपिग्लॉटिस की और लैरिंक्स की कि ये क्या हैं, तो ये पार्ट हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो एपिग्लॉटिस मौजूद होता है ग्लॉटिस के ऊपर, और ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग पार्ट होता है लेरिंग्स का। अब अगर हम बात करें लेरिंग्स की, क्या लेरिंग्स क्या है? तो लेरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं जो कि थ्रोट के अंदर होता है, तो उसकी ओपनिंग जो होती है उसको एपिग्लॉटिस क्या कर देता है? बंद कर देता है, ताकि जो खुराक का निवाला है बोलस वो सांस की नाली यानी कि ट्रैकिया में एंटर ना हो। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, यानी कि सांस की नाली जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, उसमें एंटर ना हो तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। तो जब एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है तो क्या होता है कि फूड फेरिंग्स से मूव करता हुआ कहाँ पे जाता है? ईसोफेगस में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बोलस
ओरल कैविटी से एंटर होता है, फेरिंक्स के मुख्तलिफ पार्ट से होता हुआ ईसोफेगस में दाखिल होता है। तो फेरिंक्स के अगर हम मुख्तलिफ पार्ट्स की बात करें तो फेरिंक्स का जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं नेजोफेरिंक्स, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ओरोफेरिंक्स, और जो लास्ट पार्ट होता है जो लेरिंक्स के नज़दीक होता है उसको कहते हैं लेरिंजियोफेरिंक्स। तो फेरिंक्स के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ जो बोलस है यानी फूड का जो निवाला है, खुराक का निवाला, वो कहाँ तक जाता है? ईसोफेगस